Assalamualaikum my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the exercise of chapter number 1 and I will discuss the short questions, MCQs, fill in the blanks so you will be able to prepare the whole chapter with more convenience. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's content is exercise. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. तो चलिए आज हम जो है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला जो एमसीक्यूज है दैट इज़ द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन, यानी कि नेचर जो है पॉजिटिव रेज की, कैनाल रेज की किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोड पे, रेजिडुअल गैस पे या डिस्चार्ज, नेचर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूजन होगी, रेजिडुअल गैस और इलेक्ट्रोड के अंदर हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिस्चार्ज ट्यूब पे तो कोई भी रेस जो है वो डिपेंड नहीं करती। तो हम कहेंगे राइट आंसर क्या है, सी। हमें पता है कि जो कैनाल रेज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि कौन सी गैस इसके अंदर यूज़ की गई है, क्योंकि अगर हमारे पास गैस जो है वो उसका एटॉमिक नंबर कम होगा तो उसके जितना एटॉमिक नंबर उसका कम होगा, ई ओवर एम वैल्यू जो है उसकी मैस कम है तो ई ओवर एम वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, डिवाइड करने वाला आंसर छोटा है तो ई ओवर एम वैल्यू आपके पास ज़्यादा आएगी। तो इसी तरह जो है वो पॉजिटिव रेज जो है वो डिपेंड करती हैं किस पे, कि कौन सी गैस जो है वो यूज़ की गई है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज़, अब जो फोटोन की वेलोसिटी है वो किस चीज़ के क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ है एंड डिपेंड अपॉन इट्स सोर्स है। फोटोन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, अब हमने ये कहाँ पे स्टडी किया था कि वेलोसिटी जो है वो फोटोन ऑफ लाइट जिनके सी जो है वो 3×10⁸ है। अब ये वेवलेंथ के ऊपर या सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, ये आपने यहाँ से रीज़न जो है वो नोट डाउन कर लेना है, ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट जो है ताकि आपको पता हो इसलिए, द वेव नंबर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सोर्स इज 2×10⁶, द वेव लेंथ ऑफ दिस लाइट विल बी, ठीक है। हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, वेव नंबर, और हमने क्या निकालना है उससे, वेव लेंथ। अब इसका आंसर करेक्ट जो है वो ए है, यानी कि 500 नैनोमीटर। अब ये किस तरह से आया, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। कि अब हमें उन्होंने दिया हुआ था वेव लेंथ फाइंड करनी है, वेव नंबर दिया गया है, तो हमें पता है कि जो वेव लेंथ है वो इनवर्स ऑफ वेव नंबर है, तो हम इनवर्स ऑफ वेव नंबर 1/2×10⁶ लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है कि 1/2 कितना होता है, हाफ हो जाता है, वो आ जाएगा 0.5×10⁻⁶ आ जाएगा। अब मीटर में था, ठीक है, पर मीटर में था, जब ऊपर गया तो हमारे पास साइन मीटर में आ गया। अब मीटर को जो हमने वो रीअरेंज कर लिया है, 500×10⁻³ और 500×10⁻⁶ आ गया, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे थे नैनोमीटर में बनाने के लिए। अब इसको जो है वो नैनोमीटर में कन्वर्ट किया तो 500×10⁻⁹ जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है हमारे पास, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल्ड बिकॉज, अब रदरफोर्ड का एटम मॉडल गलत क्यों आता था, एटम डिड नॉट हैव अ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, नहीं, हमें पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है थे। इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नो, ये तो नहीं पता, इसके बारे में भी नहीं था। इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, हाँ जी, ये मेन रीज़न था कि उसने हमें ये नहीं बताया था कि एटम स्टेबल कैसे होगा। वो तो कहता था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ न्यूक्लियस में फॉलो हो जाएगा, देयर इज एक्चुअल नो स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, नो, ऐसा तो नहीं था। नेक्स्ट अगर हमारे पास है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द प्लैंक क्वांटम थ्योरी, डुअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ऑल ऑफ द अबव, कि बोहर का मॉडल गलत क्यों हुआ था। तो आप यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स इसके अकॉर्डिंग भी नहीं हमारे पास जो है वो बनता। हमें पता है कि बोहर ने जो मोमेंटम कैलकुलेट mv/nh/2 पाई, वो ये कहता था कि हम
उसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन भी। लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, हम साइमल्टेनियसली इन दोनों को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यूज को, कि वो किस तरह से होगा। स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, splitting of spectral line when atom are subjected to strong electric field is। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग होती है तो आपको पता है कि उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ग्राउंड स्टेट के में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस इन द सेकेंड शेल फॉरदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ग्राउंड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन तो अपनी पोजीशन के अंदर जो है वो होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या राइट आंसर कहेंगे कि नियरेस्ट टू द प्रिंसिपल न्यूक्लियस जो अब इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसे बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। क्लियर, यहाँ से कंफ्यूजन दूर है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एमसीक्यूज, दैट इज क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर। ठीक है, अब देखिए क्वांटम नंबर वैल्यूज जो है वो 2p ऑर्बिटल के लिए क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास 2 है वो इंडिकेट कर रहा है n की वैल्यू को, तो n आपके पास 2 होगा तो आंसर ए या आंसर सी के अंदर होगा। अब हमने निकालना है p, तो हमें पता है कि s के लिए होती है l की वैल्यू 0 और p के लिए क्या होगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 8 का क्या करेक्ट आंसर आएगा, ए। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज है। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। When 60 orbital is complete, the entering electron goes to, ये हमने क्यों नहीं किया हुआ, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है फिर, लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं। 7s 60 7p 7d 7f, तो ये ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको फिल करते हैं। चलिए जी, अब हम जो है वो इसके आंसर्स को जस्टिफाई करने के साथ साथ जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं। बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट डैश मूविंग विद अ हाई स्पीड। हाई स्पीड हमें पता लग गया कि ये क्या होते हैं हमारे पास, हाई स्पीड रेडिएशन ऐसी होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा पार्टिकल्स कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब हमें पता है कि 1 मोल के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज 96500। क्लियर। यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। 96500 एक 1 फैराडे के इक्वल होता है। हमने चार्ज फाइंड आउट करना है 1.602 10⁻⁻19। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर के साथ 6.02 10⁻23। द आंसर इज 9.65 10⁻4। और अगर हम उसको सॉल्व कर लेंगे कॉलम के अंदर तो 96500 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज डैश ग्राम। अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम का ग्राम में मास कितना होता है, तो वो आंसर यहाँ पे आएगा 5.48 10⁻⁻4। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से निकलता है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1095 10⁻31 होता है। क्लियर। हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकाला तो 6.02 10⁻23 आ गया, उसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा हमारे पास 54.8 10⁻8 किलोग्राम में आएगा। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम इसे किलोग्राम से ग्राम की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 55 10⁻2, जिसे हम मिलीग्राम 55 मिलीग्राम जो है mg में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एनर्जी इज डैश व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू द लोअर ऑर्बिट, यानी कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डैश मॉडल ऑफ द एटम। अब आयनाइजेशन एनर्जी को हम बोहर मॉडल से है जो कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी डेरिवेशन हमने की थी, इसके अंदर आ जाता है। फॉर डी सबशेल द एजीमिथल क्वांटम नंबर हैज़ द वैल्यू ऑफ, अब डी के लिए एजीमिथल की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि हमारे पास डी के लिए एजीमिथल की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, यानी कि एक सब शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को किस तरह से रखते हैं, तो हमने अजीमुथल के अंदर पढ़ा था √2l+1 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है H-1 की, हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स में आ जाती हैं, पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने कंप्लीट इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो है, फिर हम न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्ट भी वीडियो रखूँगी। अ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली लाइटर पार्टिकल देन अ प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन जो है क्या वो प्रोटॉन के से लाइटर होता है? नहीं, न्यूट्रॉन जो होता है वो हैवियर होता है प्रोटॉन से। अगर हमने उसका मैस याद किया हो तो उससे आप कह सकते हैं, अगर आपने इसकी करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है तो क्या होगी, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर पार्टिकल देन द प्रोटॉन, क्योंकि एक न्यूट्रॉन डिके होने पे एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ प्रोटॉन इज द massless बंडल ऑफ एनर्जी बट हैज मोमेंटम। तो हमें पता है कि जो फोटोन होता है उसका मोमेंटम होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये ट्रू है, हमें ये इसके बारे में जो है आइडिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड पे है, द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि रेडबर्ग यूनिट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ है। जी यही ट्रू है। बोहर में अब अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखें रेडबर्ग आर जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम वो कांस्टेंट को निकालना चाहते हैं तो वो हम इस तरह से उसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि m-1 है, तो m-1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। क्लियर यहाँ से भी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट क्या है, द एक्चुअल आइसोटोप मैस इज अ होल नंबर। आइसोटोप यानी कि वो कहता है कि एक्चुअली जो आइसोटोप का मैस होता है वो होल नंबर होता है। नहीं, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि आइसोटोप के मैस जो है वो फ्रैक्शन में होते हैं और उनको प्लस करके फिर जो है वो निकलता है होल नंबर। होल नंबर में नहीं होता वो। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। क्या हेजनबर्ग प्रिंसिपल मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर अप्लाई होता है? नहीं, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के लिए होता है। हम मैक्रोस्कोपिक के लिए हम तो देखिए ना, आम आंख से जो आप चीज़ देख सकते हैं, आप उसकी वेलोसिटी और पोजीशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। द नोडल प्लेन इज एन ऑर्बिट इन द प्लेन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ जी, तो नोडल प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट जो है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सब लेवल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2l+1 के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जी इट्स ट्रू। नेक्स्ट जो है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, इसमें स्प्लिटिंग हो जाती थी, उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया था। Spin quantum number tells us the direction of spin of electron around the nucleus. No, ये around the nucleus नहीं बताता, बल्कि ये क्या करता है, हमारे पास स्पिन क्वांटम में टेल द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड हिज ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे, न्यूक्लियस के अराउंड नहीं बताता ये। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं जी क्वेश्चंस आंसर जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं। व्हाई इज इट नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू गेट द कैथोड रेस। अब हमें कम प्रेशर क्यों चाहिए होता है, तो आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। एट हाई प्रेशर देर इज ओवर क्राउडिंग ऑफ गैस मोलिक्यूल इन द डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए हमें पता है, मैंने आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो एयर प्रेजेंट होगी, अब हमने उसके अंदर गैस को आयनाइज करना होता है। जब मॉलिक्यूल जब एयर के बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारे पास
जो है हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एयर जो है, जो एक्चुअल गैस मॉलिक्यूल है, उसको आयनाइज नहीं होने देगी। इसलिए अगर आप उसमें से गैस को रिमूव कर देते, वो उसके एयर को रिमूव कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका जो है कैथोड रेज अच्छे से प्रोड्यूस होंगी, उसकी मूवमेंट भी जो है वो ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, हमारा क्वेश्चन है whichever gas is used in the discharge tube, the nature of cathode rays remain the same. Why? वो कहता है कि आप जो मर्जी गैस यूज़ कर लें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कैथोड, तो हमें पता है कि कैथोड रेज जो है वो बेसिकली क्या होती हैं कि कैथोड में से हाई वोल्टेज लो प्रेशर जब होता है तो कैथोड रेज जो है वो एमिट होती हैं। कैथोड रेज देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, जितने मर्जी मॉलिक्यूल हों उनका इलेक्ट्रॉन का एक मैस तो सेम रहेगा, इसलिए अगर आप उसके अंदर गैस वेरी भी कर लेते हैं तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसके बाद इसको रीज़न को यहाँ से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। कैथोड रेज एक्चुअली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होती है। जब ये गैस में से पास आउट होती हैं तो रास्ते में जो एटम आता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देती हैं, इस नॉकआउट करवा देती हैं। इस तरह से हम उसको देख लेते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा दिया। और इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है मैटर का, और वो हर एक के अंदर जो है वो सेम ही होता है इलेक्ट्रॉन। अब नंबर वेरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं, तो इसका ये रीज़न था। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वाई ई ओवर एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज जस्ट इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई ओवर एम वैल्यू कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्यों आई? अब हमें पता है कि कैथोड रेज रियलिटी में है ही इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए उनकी ई ओवर एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन के इक्वली दैट इज 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर ग्राम kg किलोग्राम। How the bending of cathode rays in the electric field and magnetic field show they are negatively charged। हमें पता है कि जब हम कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाती है, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम उसे रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में उसमें टू पोल्स के अंदर रखते हैं तो नेगेटिव, इससे हमें पता ऑपोजिटली तो बेंड हो जाती हैं, और इससे हमें पता लगता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। हमारे पास डाउनवर्ड बेंड हो गई थी, यहाँ पे हमने अपवर्ड बेंडिंग दिखाई थी, तो एक दूसरे के ऑपोजिट जो होती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए हमें यहाँ से पता लगा कि कैथोड रेज के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। यहाँ से हमारे पास जो है ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज फॉर डिफरेंट गैस आर डिफरेंट बट दोज फॉर कैथोड रेज द ई ओवर एम वैल्यू आर द सेम जस्टिफाइड। वो कहता है कि ई ओवर एम वैल्यू जो है वो कैथोड रेज के लिए तो सेम रहती है, लेकिन पॉजिटिव रेज के लिए चेंज क्यों होती है? हमें पता है कि पॉजिटिव रेज जो है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती हैं। तो पॉजिटिव रेज are the cations of the gas used in the discharge tubes in mass of the different gas are different। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव रेज बेसिकली क्या होती हैं, कैटाइंस होते हैं। जब गैस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो पीछे कैटाइंस बच जाते हैं, तो वो होते हैं। तो हर गैस हैवी भी है, लाइट भी है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंपेयर कर लें, ऑक्सीजन पर 2 ग्राम होता है, 32 ग्राम है, हाइड्रोजन 2 ग्राम होती है। देखिए मैस हमारे पास जब जितना कम होगा उतनी ही हमारे पास जो है ई ओवर एम वैली करेगी ना। अगर ज़्यादा होगा आपके पास मैस या कम होगा तो ई ओवर एम वैल्यू आपके ऑफकोर्स वेरी करेगी, इसलिए। लेकिन कैथोड रेज देखिए, कैथोड रेज जो है वो गैस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, वो तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो सिमिलर होता है, तो इसलिए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज द ई ओवर एम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज ऑब्टेन्ड from hydrogen gas is 1836 times less than that of the cathode रेज जस्टिफाई आउट पे कहता है ई ओवर एम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रेज की हाइड्रोजन से आती है जो वो 1836 टाइम लेस है। क्यों? अब हमें इसका रीज़न साफ पता है, क्योंकि प्रोटोन है, पॉजिटिव रेज है ना, पॉजिटिव रेज 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से क्यों नीचे आई? अब हमें पता है कि वो तो प्रोटोन होते हैं,
प्रोटॉन्स हैं बेसिकली वो 1836 टाइम जो है इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। तो देखें ई ओवर एम मैस हमारा 1836 टाइम किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का। जितना मैस ज़्यादा होगा ई ओवर एम वैल्यू उतनी ही कम आएगी। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज इन डिस्चार्ज द पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस एच पॉजिटिव। देखिए जब हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ करेंगे तो प्रोटॉन बनेगा, प्रोटॉन का मैस जो है वो 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होता है। तो अब जब एम मैस आपने ज़्यादा कर दिया तो हमें पता है ऑफ कोर्स मैस जब हम ज़्यादा कर देंगे तो ये होने वाली कम आएगी, 1836 टाइम जो है वो प्रोटॉन के लिए कम आएगी। तो ये थे हमारे पास। तो ये आपने जो क्वेश्चंस हैं इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है वो रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो आपको डिस्कस कर दूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमने काफ़ी जल्दी से ये सिलेबस कवर करना